पार्टनरशिप में, साझेदारी में हमारा टॉपिक चल रहा था नए साझेदार का प्रवेश, एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। और इस वाले चैप्टर में हमने अब तक जो टॉपिक निकाले हैं, एक था न्यू रेशियो कि नए साझेदार के प्रवेश पर साझेदारों के लाभ हानि के अनुपात में परिवर्तन हो जाता है। तो न्यू रेशियो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, किस प्रकार से निकाला जाता है। इसके अलावा हमने याद किया था वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, ख्याति का मूल्यांकन। नए साझेदार को ख्याति में अपना शेयर देना पड़ता है, हिस्सा देना पड़ता है, इसलिए ख्याति का मूल्यांकन किया जाता है ताकि नए साझेदार के द्वारा जो दी जाने वाली जो राशि है वो ज्ञात की जा सके। तो ख्याति का मूल्यांकन हम कितने तरीके से हम करते हैं वो भी हम पहले कर चुके हैं। इसके अलावा ख्याति का लेखांकन, अकाउंटिंग ऑफ गुडविल। ख्याति का मूल्यांकन करने के बाद में पुस्तकों में उसका लेखा किस प्रकार से किया जाता है। यदि नया साझेदार ख्याति की राशि कैश में लाता है या कैश में नहीं लाता है, उन सभी परिस्थितियों में ख्याति का लेखा पुस्तकों में कैसे किया जाता है। इन तीनों टॉपिक के बारे में हम पहले कर चुके हैं। एक न्यू रेशियो, यानी कि नया अनुपात, ख्याति का मूल्यांकन और ख्याति का लेखांकन। अब इसके आगे जब नया साझेदार फर्म में प्रवेश करता है तो हमारे को एक चीज और ज्ञात करनी पड़ती है, वो है संपत्तियों और दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, संपत्तियों और दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन। जब नया साझेदार फर्म में प्रवेश करता है तो प्रवेश करने के दिन संपत्तियों और दायित्वों का नए सिरे से पुनर्मूल्यांकन किया जाता है ताकि नए साझेदार को बताया जा सके कि उसके प्रवेश करने के दिन संपत्तियों और दायित्वों का मूल्य कितना है, उनके मूल्य में कितना परिवर्तन हुआ है, और इस परिवर्तन से जो भी लॉस या प्रॉफिट होता है इसको पुराने साझेदार जो है अपने पुराने अनुपात में वहन करते हैं। क्योंकि अब तक जो परिवर्तन हुआ है संपत्तियों दायित्वों में, उस परिवर्तन के लिए नया साझेदार जिम्मेदार नहीं है, इसलिए इस लॉस या प्रॉफिट को नया साझेदार वहन नहीं करता है, केवल पुराने साझेदार ही इस लॉस या प्रॉफिट को वहन करते हैं। इसलिए संपत्तियों दायित्वों के पुनर्मूल्यांकन के परिणाम स्वरूप जो भी लॉस या प्रॉफिट होता है उसको केवल पुराने साझेदार ही बांटते हैं अपने पुराने अनुपात में, ओल्ड रेशियो। और इस पुनर्मूल्यांकन में संपत्तियों और दायित्वों के मूल्य में जो परिवर्तन होता है किस प्रकार से दिखाया जाता है, इसके लिए हम एक अकाउंट बना। नए साझेदार के प्रवेश पर संपत्तियों और दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन किया जाता है। इसके लिए एक खाता बनाया जाता है जिसको हम कहते हैं पुनर्मूल्यांकन खाता, रिवैल्यूएशन अकाउंट। इस रिवैल्यूएशन अकाउंट में संपत्तियों और दायित्वों के मूल्य में जो परिवर्तन होता है उस परिवर्तन को प्रदर्शित किया जाता है, दिखाया जाता है। संपत्तियों और दायित्वों के मूल्य में कमी या वृद्धि होती है, उस कमी या वृद्धि की राशि को दिखाया जाता है, केवल कमी और वृद्धि की राशि को। यदि संपत्तियों के मूल्य में कमी होती है तो उसको रिवैल्यूएशन अकाउंट यानी कि पुनर्मूल्यांकन खाते के डेबिट साइड में दिखाया जाता है। डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स, संपत्तियों के मूल्य में कमी होती है तो उसको रिवैल्यूएशन अकाउंट के डीआर साइड में दिखाया जाता है, जितनी उसके मूल्य में कमी होती है।
और संपत्तियों के मूल्य में यदि वृद्धि होती है तो उसको हम इसके सीआर साइड में दिखाते हैं, इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स। क्योंकि संपत्तियों के मूल्य में कमी होने से फर्म को लॉस होता है, इसलिए इसको रिवैल्यूएशन अकाउंट के डीआर साइड में दिखाया जाता है। और संपत्तियों के मूल्य में यदि वृद्धि होती है तो फर्म को प्रॉफिट होता है, इसलिए इसको इसके सीआर साइड में दिखाया जाता है। लेकिन दायित्वों के मूल्य में कमी या वृद्धि होती है उसको इसके विपरीत पक्ष में दिखाया जाता है। मैंने भी बताया कि यदि संपत्तियों के मूल्य में कमी होती है तो उसको रिवैल्यूएशन अकाउंट के डीआर साइड में दिखाया जाता है, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स। इसी प्रकार संपत्तियों के मूल्य में वृद्धि होती है तो उसको रिवैल्यूएशन अकाउंट के सीआर साइड में दिखाते हैं, इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स के नाम से, जितनी राशि से वृद्धि होती है। यदि दायित्वों के मूल्य में वृद्धि होती है तो इसको हम दिखाते हैं इसके डीआर साइड में, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज। यदि दायित्वों के मूल्य में वृद्धि होती है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के डीआर साइड में दिखाया जाता है। कारण दायित्वों के मूल्य में वृद्धि होती है तो फर्म को लॉस होता है, इसलिए डीआर साइड में दिखाते हैं। लेकिन दायित्वों के मूल्य में कमी होती है तो फर्म को प्रॉफिट होता है, उसको हम इसके सीआर साइड में दिखाते हैं। डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज। इस प्रकार से हम इसको दिखाते हैं। अब इसके बाद में इसका हम क्या करते हैं, टोटल लगाते हैं। यदि रिवैल्यूएशन अकाउंट पुनर्मूल्यांकन खाते के सीआर साइड का टोटल यदि ज्यादा है और डीआर साइड का कम है तो सीआर साइड के टोटल में से डीआर साइड का टोटल लेस कर दिया जाता है, घटा दिया जाता है, और घटाने के बाद में जो अंतर की राशि होती है वो प्रॉफिट होता है, वो कहलाता है पुनर्मूल्यांकन का लाभ, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। तो इस प्रॉफिट को हम इसके डीआर साइड में दिखाते हैं और इस प्रॉफिट की राशि को पुराने साझेदार अपने ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर देते हैं, पुराने साझेदार अपने पुराने अनुपात में बांट देते हैं। मैंने पहले बताया था कि पुनर्मूल्यांकन के परिणाम स्वरूप जो लॉस या प्रॉफिट होता है उसको केवल पुराने साझेदारों के द्वारा ही बांटा जाता है। नए साझेदार का इसमें कोई शेयर नहीं होता है, कोई हिस्सा नहीं होता है, क्योंकि अब तक जो परिवर्तन हुआ है संपत्तियों दायित्वों के मूल्य में उसके लिए पुराने साझेदार ही जिम्मेदार होते हैं। इसी प्रकार यदि डीआर साइड का टोटल ज्यादा है और सीआर साइड का कम है तो अंतर की जो राशि है वो लॉस कहलाता है, पुनर्मूल्यांकन पर हानि, और इस लॉस की राशि को भी पुरानी साझेदारी बांटती है। इस प्रकार से पुनर्मूल्यांकन खाता रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जाता है और इस रिवैल्यूएशन अकाउंट में संपत्तियों और दायित्वों के मूल्य में कमी या वृद्धि को दिखाया जाता है। जैसे मान लो कि नए साझेदार के प्रवेश करने से पहले फर्नीचर का जो मूल्य है वो 70,000 था और नए साझेदार के प्रवेश करने के दिन पुनर्मूल्यांकन किया गया कि फर्नीचर के मूल्य में 10% कमी हो गई है, तो फर्नीचर का मूल्य जो 70,000 था उसका 10% होता है 7,000। तो 7,000 की जो कमी हो गई है उसको रिवैल्यूएशन अकाउंट में हम कहाँ दिखाएंगे, डीआर साइड में। मैंने पहले इसमें लिखा है डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स, तो संपत्ति का नाम क्या आ जाएगा, फर्नीचर। तो यहाँ पर हम संपत्ति का जो नाम है, एसेट्स का जो नाम है वो लिखेंगे फर्नीचर, और अमाउंट इसमें आ जाएगा 7,000, केवल कमी की राशि। ऐसे अगर वृद्धि हो जाती है 10% तो उसको हम इसमें दिखा देते सीआर साइड में। इसका मतलब है कि इसमें संपत्तियों और दायित्वों के मूल्य में केवल कमी और वृद्धि की राशि को ही दिखाया जाता है, पूरे अमाउंट को इसमें नहीं दिखाया जाता है। और इसके बाद में
से जो भी लॉस या प्रॉफिट होता है पुनर्मूल्यांकन का, इस लॉस या प्रॉफिट को केवल पुराने साझेदार ही बांटते हैं पुराने अनुपात में। पुनर्मूल्यांकन खाता बनाने के बाद में जब नए साझेदार के प्रवेश करने के बाद फर्म के नए खाते तैयार किए जाते हैं तो बैलेंस शीट बनाई जाती है और उस बैलेंस शीट में संपत्तियों और दायित्वों को नए मूल्य पर दिखाया जाता है। यानी कि पुनर्मूल्यांकन करने के बाद संपत्तियों और दायित्वों का अब मूल्य कितना है, उस मूल्य को इसमें दिखाया जाता है। जैसे पहले मैंने बताया कि फर्नीचर का मूल्य 70,000 था और इसमें 10% कमी हो गई है, यानी कि 7,000 की कमी हो गई है। तो 7,000 रुपए लेस करने के बाद में अब फर्नीचर का मूल्य है वो कितना बचा है, 63,000, 63,000। तो अब नई बैलेंस शीट में फर्नीचर का मूल्य 63,000 दिखाया जाएगा। लेकिन अगर वृद्धि हो गई है 10%, यानी कि 7,000 की वृद्धि हो गई है, तो अब फर्नीचर का जो नया मूल्य है वो कितना माना जाएगा, 77,000, 77,000। तो नई बैलेंस शीट में फर्नीचर का मूल्य 77,000 रुपए दिखाया जाएगा। इस प्रकार से रिवैल्यूएशन अकाउंट पुनर्मूल्यांकन खाता बनाया जाता है। नए साझेदार के प्रवेश पर सबसे पहले यही खाता बनाया जाता है, पुनर्मूल्यांकन खाता, और ये बनाना फर्म के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। जब तक इस खाते को नहीं बनाया जाता है, जब तक अन्य खाते तैयार नहीं किए जाते। रिवैल्यूएशन अकाउंट के बारे में, पुनर्मूल्यांकन खाते के बारे में। इस पुनर्मूल्यांकन खाते में संपत्तियों और दायित्वों के मूल्य में जो परिवर्तन होता है, अर्थात संपत्तियों और दायित्वों के मूल्य में जो कमी या वृद्धि होती है, उस कमी और वृद्धि की राशि को इसमें दिखाया जाता है। और इस कमी और वृद्धि के परिणाम स्वरूप जो भी लॉस या प्रॉफिट होता है, उस लॉस या प्रॉफिट को पुराने साझेदारों के द्वारा बांटा जाता है अपने पुराने अनुपात में। कभी कभी साझेदारों के मध्य ये समझौता होता है कि संपत्तियों और दायित्वों के मूल्य में जो परिवर्तन होता है, उस परिवर्तन के लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट पुनर्मूल्यांकन खाता बनाया जाएगा, लेकिन इस कमी या वृद्धि को संपत्तियों और दायित्वों के खातों में नहीं दिखाया जाएगा। अर्थात कमी और वृद्धि को केवल पुनर्मूल्यांकन खाते में ही दिखाया जाता है, लेकिन इस कमी और वृद्धि की राशि को संपत्तियों और दायित्वों के खातों में नहीं दिखाया जाता। तो ऐसी दशा में फिर हम क्या करेंगे? ऐसी दशा में हम क्या करते हैं कि इस रिवैल्यूएशन अकाउंट के साथ में एक शब्द और जोड़ दिया जाता है, मेमोरेंडम, स्मरणार्थ। तो पूरा खाता बन जाता है मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट, स्मरणार्थ पुनर्मूल्यांकन खाता। इस खाते में संपत्तियों और दायित्वों में जो कमी या वृद्धि होती है, उसको ठीक उसी प्रकार से दिखाया जाएगा जिस प्रकार से हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में दिखाते हैं। उस खाते का जो प्रारूप है, फॉर्मेट है, वो भी उसी प्रकार से होगा। बस अंतर केवल इतना आएगा कि इसमें जो कमी या वृद्धि होती है, क्योंकि उस कमी और वृद्धि को संपत्तियों और दायित्वों के खातों में नहीं दिखाना है, इसलिए इस कमी और वृद्धि के परिणाम स्वरूप जो प्रभाव उत्पन्न हुआ है खातों पर, उस प्रभाव को यहीं पर समाप्त कर दिया जाता है। और उस प्रभाव को समाप्त करने के लिए इस लॉस या प्रॉफिट को एक बार पुराने साझेदारों में पुराने अनुपात में बांट दिया जाता है और उसी राशि को उसके विपरीत पक्ष में, अपोजिट साइड में, नए अनुपात में बांट दिया जाता है। इसका प्रभाव ये होता है कि जो संपत्तियों दायित्वों के मूल्य में परिवर्तन करने से जो प्रभाव उत्पन्न हुआ था, वो प्रभाव यहीं पर समाप्त हो जाता है। यानी कि ये खाते को एक तरह से अपलिखित कर दिया जाता है, खाते को बना करके खाते को क्लोज कर दिया जाता है। तो इसके बाद में जो भी खाते बनाए जाते हैं, यानी कि नई बैलेंस शीट जब बनाई जाती है, उस नई बैलेंस शीट में संपत्तियों और दायित्वों के नए मूल्य को नहीं दिखाया जाता है। क्योंकि हमने प्रभाव को पहले ही समाप्त कर दिया था, इसलिए नई बैलेंस शीट में संपत्तियों और दायित्वों को पुराने मूल्य पर ही दिखाया जाता है, या उस पुराने मूल्य पर ही दिखाया जाएगा। लेकिन ये हमने जो मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया था, और इससे लॉस या प्रॉफिट को एक बार पुराने साझेदारों में बांट दिया गया और विपरीत पक्ष में फिर नए अनुपात में सभी साझेदारों में जो बांट दिया गया था, उसको साझेदारों के व्यक्तिगत खातों में
जिसको हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बोलते हैं, उसमें इसको दिखाया जाएगा। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में भी ठीक उसी प्रकार से दिखाया जाएगा। एक बार जो हमने पुराने अनुपात में जो बांटा था उसको उस पक्ष में दिखा दिया जाएगा, और फिर विपरीत पक्ष में नए अनुपात वाला अमाउंट है वो दिखाया जाएगा। लेकिन नई बैलेंस शीट में इसके प्रभाव को नहीं दिखाया जाएगा। इसीलिए ये शब्द जोड़ा जाता है मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब जैसे मैं खाते का एक प्रारूप बता रहा हूं कि हमने ये मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट है, ये हमने बनाया। जैसे एक संपत्ति थी फर्नीचर, फर्नीचर के मूल्य में 7,000 की कमी हो गई, तो उसको हमने इसमें डीआर साइड में दिखा दिया। इसी प्रकार स्टॉक के मूल्य में वृद्धि हो गई, स्टॉक के संपत्तियों में वृद्धि होती है तो उसको हम इसके सीआर साइड में दिखाते हैं, तो बाय स्टॉक के नाम से। जैसे स्टॉक के मूल्य में 10,000 की वृद्धि हो गई है तो 10,000 का जो अमाउंट है इसके सीआर साइड में दिखा देंगे। इसी प्रकार से देनदारों में, डेटर्स में वृद्धि हो गई है, डेटर्स के मूल्य में 20,000 की वृद्धि हो गई है, तो उस 20,000 की वृद्धि को हम इसके सीआर साइड में दिखा देंगे। इसके अलावा इसमें कुछ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज है, बकाया खर्चे जिसको हम बोलते हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज में 3,000 की वृद्धि हो गई तो उसको हमने डीआर साइड में दिखा दिया। अब हमने टोटल लगाया, दिखाने का तरीका हमारा वैसा ही है जैसा हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में दिखाते हैं। अब हमने इसका टोटल लगाया तो इसमें टोटल सीआर साइड का ज्यादा आ रहा है 30,000, और डीआर साइड का टोटल आ रहा है 10,000। 30,000 में से 10,000 लेस करने के बाद में अंतर की जो राशि आ रही है 20,000, वो 20,000 रुपये का जो प्रॉफिट है, उस प्रॉफिट को, चूंकि हम मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट बढ़ा रहे हैं इसलिए उसको केवल डिवाइड नहीं करेंगे, इसको 20,000 रुपये प्रॉफिट के नाम से दिखा देंगे और इसका टोटल लगा देंगे। इसी प्रकार से केवल रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जाता तो हम 20,000 के प्रॉफिट को यहीं पर पुराने साझेदारों में हम डिवाइड कर देते। टोटल आपके यही आता, केवल 20,000 रुपये की राशि को सभी पुराने साझेदारों में पुराने अनुपात में डिवाइड कर देते। लेकिन चूंकि हम मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट बना रहे हैं इसलिए एक बार जो प्रॉफिट हुआ है उस प्रॉफिट को हमने इसके डीआर साइड में दिखा दिया। इसके बाद में इससे आगे इस प्रॉफिट की राशि को इसी पक्ष में पुराने साझेदारों में इसको डिवाइड करना है। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, पुराने साझेदारों में पुराने अनुपात में इसको डिवाइड किया जाएगा। जैसे मान लो कि फर्म में 2 पार्टनर है ए और बी, तो ए और बी, अगर क्वेश्चन के अंदर किसी प्रकार का रेशियो नहीं दे रखा है, कोई अनुपात नहीं दे रखा है, तो बराबर डिवाइड किया जाएगा। ये 20,000 रुपये का जो प्रॉफिट है दोनों में 10,000 रुपये से डिवाइड कर दिया। चूंकि हम मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट बना रहे हैं इसलिए 20,000 रुपये की राशि को बांटने के बाद में चूंकि इस प्रभाव को आगे पुस्तकों में या आगे खातों में इसको नहीं दिखाना है और इसके प्रभाव को यहीं समाप्त करना है, यानी कि नई बैलेंस शीट में और संपत्तियों दायित्वों के नए जो खाते तैयार किए जाएंगे उसमें इसको प्रभाव को नहीं दिखाना है, इसलिए इसको यहीं पर अपलिखित कर दिया जाएगा, रिटर्न ऑफ कर दिया जाएगा। इसलिए इसको विपरीत पक्ष में इसी अमाउंट को, इस 20,000 रुपये की राशि को विपरीत पक्ष में यानी कि सीआर साइड में बांटा जाएगा सभी साझेदारों में, सभी साझेदारों में नए अनुपात में। जैसे पुराने साझेदार ए और बी थे और इसमें नया पार्टनर सी आ रहा है तो तीनों साझेदारों में डिवाइड कर दिया जाएगा ए, बी और सी नए अनुपात में। इनका न्यू रेशियो जो भी आ रहा है
इस 20,000 रुपए की राशि को तीनों में डिवाइड कर दिया जाएगा। इस प्रकार से ये आपके मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जाएगा। तो मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट और रिवैल्यूएशन अकाउंट में केवल इतना सा डिफरेंस है, इतना अंतर है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट में लॉस या प्रॉफिट होता है उसको पुराने साझेदार बांट लेते हैं और उसके बाद में जब नई बैलेंस शीट बनाई जाती है तो उस नई बैलेंस शीट में संपत्तियों और दायित्वों को नए मूल्य पर दिखाया जाता है। लेकिन मेमोरेंडम में चूंकि और आगे जो खाते तैयार किए जाएंगे उसमें संपत्तियों दायित्वों को नए मूल्य पर नहीं दिखाया जाएगा, यानी कि ये जो कमी या वृद्धि हुई है उसको आगे हमारे को नहीं दिखाना है। इसलिए इस प्रभाव को समाप्त करने के लिए इस राशि को विपरीत पक्ष में डिवाइड कर देंगे। एक बार हमने पुराने अनुपात में बांट दिया पुराने साझेदारों में, और इसी राशि को विपरीत पक्ष में सभी साझेदारों में नए अनुपात में डिवाइड कर दिया जाएगा। ये कहलाता है मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन। तो देखो, मैंने रिवैल्यूएशन अकाउंट और मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट के बारे में बताया। अब आपके बुक में जो आपके एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर जो आपके चैप्टर है उसका पेज नंबर है 49। पेज नंबर 49 पर आपके इलस्ट्रेशन है, जो एग्जाम्पल है फर्स्ट इलस्ट्रेशन है जिसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट पुनर्मूल्यांकन खाता बनाया गया है। उस रिवैल्यूएशन अकाउंट को हमारे को सोल्व करना है कि यानी कि संपत्तियों और दायित्वों के मूल्य में जो कमी या वृद्धि होती है उसको किस प्रकार से दिखाया जाएगा। अकाउंट पुनर्मूल्यांकन खाता और स्मरणार्थ पुनर्मूल्यांकन खाता, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट दोनों के बारे में बताया, और दोनों में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। इसमें संपत्तियों और दायित्वों के मूल्य में जो परिवर्तन होता है, कमी या वृद्धि होती है, केवल उसको दिखाया जाता है। ध्यान रखना है, संपत्तियों और दायित्वों यानी कि एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू में जो कमी या वृद्धि होती है, इंक्रीज या डिक्रीज होता है, केवल उसको दिखाया जाता है। यदि संपत्तियों में वृद्धि हो गई है या कमी हो गई है या लायबिलिटीज में कमी या वृद्धि हो गई है, उसको कभी नहीं दिखाया जाता है। जैसे हमारे पास पहले स्टॉक है वो 1 लाख रुपए का था, हमारे पास स्टॉक 1 लाख रुपए का था और हमने 50,000 रुपए का माल हमने और खरीद लिया है, तो स्टॉक का मूल्य 1,50,000 हो गया। इसको रिवैल्यूएशन अकाउंट में नहीं दिखाया जाएगा, क्योंकि ये तो क्या है, माल और खरीदने से इसमें वृद्धि हुई है। केवल मूल्य में जो कमी या वृद्धि होती है केवल उसको दिखाया जाता है कि स्टॉक का मूल्य पहले 1 लाख था, लेकिन अब किसी भी कारण से मार्केट में जो उसकी वैल्यू है वो 1 लाख से घटकर के 90,000 रह गई है, या 1 लाख से बढ़कर के 1,20,000 हो गई है, तो हम उसको दिखाएंगे। इसी प्रकार से हमारे जो देनदार हैं, डेटर्स, वो डेटर्स हमारे पहले 50,000 थे, लेकिन अब हमारे जो देनदार है उन 50,000 का उनका मूल्य है वो कम हो गया है, और इसका जो मूल्य है 2,000 से कम हो गया है, 48,000 हो गया है, तो उसको दिखाएंगे। लेकिन देनदार हम उसको कहते हैं जिनको उधार माल बेचा जाता है, वो हमारे देनदार डेटर्स कहलाते हैं। हमने मान लो कि 70,000 रुपए का उधार माल और बेच दिया, तो हमारे डेटर 70,000 रुपए से और बढ़ गए, तो इस प्रकार से हमारे टोटल डेटर्स है वो 1,20,000 हो गए। तो इस वृद्धि को नहीं दिखाया जाएगा, केवल मूल्य में जो कमी या वृद्धि होती है केवल उसी को दिखाया जाता है। इसी प्रकार से और भी जो परिवर्तन होता है संपत्तियों दायित्वों में, जैसे हमारे लेनदार है क्रेडिटर्स हमारे जितने थे, क्रेडिटर्स हमारे वही हैं, लेकिन उनका मूल्य या तो कम हो गया है या ज़्यादा हो गया है, केवल उस अमाउंट को ही इसमें दिखाया जाएगा। खरीदने से या दायित्वों का भुगतान करने से जो कमी या वृद्धि होती है उसको कभी भी रिवैल्यूएशन अकाउंट में नहीं दिखाया